नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 का तड़का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हाथरस हादसे के एक वीडियो के साथ। सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। सीसीटीवी में हादसे के बाद बाबा का काफिला वहां से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा के काफिले का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये फुटेज आप देख पा रहे हैं जहां पर बाबा का काफिला हाथरस भगदड़ के बाद बड़े ही तेजी के साथ भागते हुए नजर आ रहा है। एक साथ गाड़ियों का जो काफिला है वो बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बाबा का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो भगदड़ से पहले ही वहां से निकल चुके थे। गाड़ियों की रफ्तार बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार से वहां से बाबा का काफिला निकल रहा है। उनकी एक एक कर कई गाड़ियां बड़े ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, मानो पीछे कुछ छोड़ती हुई जा रही हो, जल्दबाजी हो किसी बात की। ये तस्वीरें देखिए, सबसे नया सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि हाथरस में बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मचा था, जिसमें 121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि हाथरस भगदड़ कांड के बाद इसी नाम की चर्चा पूरे देश में है। ऐसा सिर्फ हादसे की वजह से नहीं है, बल्कि बाबा सूरजपाल के उस लोक को लेकर भी है जो परत दर परत खुलकर सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। भगदड़ कांड के विलेन की कहानी। बाबा के सेवादारों पर सनसनीखेज रिपोर्ट। खुल गई बाबा की सुरक्षा की सीक्रेट फाइल। अचानक एक नाम टीवी से लेकर अखबारों तक की सुर्खियां बन गया। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरिवाहक कहा जाता है। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया है। मसलन ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। सवाल यही है कि सूरजपाल की अपनी सुरक्षा इतनी पुख्ता रहती थी, लेकिन उनका क्या, जो बाबा सूरजपाल के इशारे पर न मौसम की परवाह करते थे और न ही किसी दूसरी चीज की। तो बाबा सूरजपाल के पाखंड लोक की सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। बाबा ने अपने आश्रम के पास 8 ऐसे हैंडपंप लगा रखे हैं, जिसे लेकर उसने लोगों में भ्रम फैला रखा था कि उससे निकलने वाला पानी पानी नहीं बल्कि अमृत है। यूपी के कासगंज में बाबा सूरजपाल ने अपने आश्रम के सामने 8 हैंडपंप लगाए हैं। लोगों के सामने पाखंड की थ्योरी भी पेश की गई और दावा किया गया कि बाबा के जन्म स्थान पर लगे इन हैंडपंप से दैवीय शक्तियों वाला पानी निकलता है। देखिए 8 अलग अलग हैंडपंप की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पे
पानी पीने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी और लोग इसे सिर्फ नॉर्मल पानी समझकर नहीं बल्कि अमृत समझकर पीते थे। ये वो स्थान है जहां पर बाबा का जन्म हुआ था और बाबा की ओर से यह अफवाह फैलाई गई थी कि इस हैंडपंप से जो पानी निकलता है वो आम पानी नहीं है बल्कि वो अमृत है। और यही वजह है कि जो लोग थे वो यहां पर इस हैंडपंप के पानी पीने के लिए पहुंचते थे और इसे अमृत समझकर, सौभाग्य समझकर पिया करते थे। तो हाथरस कांड की कहानी जैसे जैसे जांच एजेंसियों की ओर से आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। इस मामले में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां हादसे की डराने वाली हकीकत बयां कर रही है, तो वहीं सूरजपाल सिंह के बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी भी सामने आ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। भगदड़ कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसे की डराने वाली तस्वीर। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। न्यूज 18 इंडिया पर भगदड़ कांड की नई कहानी। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इस बीच भगदड़ कांड में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। भगदड़ की वजह से लोगों पर इतना दबाव बढ़ा कि कई लोगों की सीने की पसली टूट गई। उधर जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 बीघा में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहाँ नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी की बिचवा में 21 एकड़ में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघे जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। तो बाबा सूरजपाल का पेपर माफिया से भी कनेक्शन सामने आया। बाबा सूरजपाल राजस्थान के दौसा में जिस हर्षवर्धन के घर पर सत्संग किया करता था, उस हर्षवर्धन को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी है कि बाबा के दरबार की आड़ में पेपर माफिया पेपर लीक का गोरख धंधा चलाता था, ये आरोप लग रहे हैं। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस जगह से। दौसा में यह जगह स्थित है जहां पर बाबा दरबार लगाया करता था। यहां पर कुछ फॉर्म्स भी मिले हैं, जहां पर फॉर्म के साथ कुछ महिलाओं के आधार कार्ड भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि बाबा यहां पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन करता था और ये घर जिसका है वो घर है पेपर लीक माफिया का।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी खबर की। भजन लाल कैबिनेट में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार सुबह जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि सीएम ने उन्हें इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का पद से इस्तीफा, पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार, संगठन के लिए काम करते रहने की कही बात। लंबे वक्त से चल रहे कयासों के दौर पर आखिरकार विराम लग ही गया। किरोड़ी लाल मीणा ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो संगठन के लिए काम करते रहने की बात कह रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक उन्होंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस्तीफे के पीछे पार्टी से नाराजगी वजह नहीं है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारा संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और यही वजह है कि वो पिछले दिनों हुई सरकार की अहम बैठकों में शामिल नहीं हुए। अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एक बार फिर वही बात लिखी गई थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। बता दें कि ऐसा ही एक ट्वीट 4 जून को चुनाव नतीजों के दौरान भी किया गया था, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा नैतिक रूप से मैं वहाँ जा नहीं सकता। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदरपूर्वक मेरे को कहा था, नहीं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। पर मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था कि चूंकि मैं जनता के बीच में कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ कि हम ये सीट नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इसलिए मेरे को देना पड़ा। तो स्वाभाविक है मैं न सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी, न दफ्तर में बैठ सकता। काफी दिन पहले से ये देखा जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय स्थित कृषि विभाग के दफ्तर भी जाना छोड़ दिया था। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठकों में मीणा शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक दल की बैठक और बजट की तैयारी के लिए हुई मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बना ली थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने मुक्का मार के उनको कह दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो वो तंज कस रहे थे कि मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सीटें नहीं आएंगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। तो मैं समझता हूं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार जीते हुए लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ गए और मेरे जैसा वरिष्ठ आदमी जिसने सरकार को, बीजेपी की सरकार बनाने में भारतीय जो पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को झूठे आरोप लगा करके और घेरने का काम किया, और आज मेरी ये दुर्गति हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, अगर पार्टी उन सीटों पर हारती है तो वो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद से पार्टी में गहमा गहमी है। अब देखना होगा कि इस कदम के बाद किरोड़ी लाल मीणा की अगली रणनीति क्या होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर लोग अलग अलग तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और इसी पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी बयान देते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा भावुक और संघर्षशील नेता हैं। पार्टी को उनकी जरूरत है, हम उनसे मिलकर इस्तीफा वापस लेने का आग्रह करेंगे। सुनिए क्या कहा। माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा बहुत संघर्षशील नेता हैं, बहुत भावुक नेता हैं। बीच में मेरी कई बार उनसे मुलाकात भी हुई, चर्चा भी हुई थी।
और हमें अंदेशा नहीं था कि इस तरह अचानक वो घोषणा कर देंगे। अब मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हमारे परिवार के अग्रज हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, संघर्षशील हैं, जुझारू हैं। पार्टी को और मंत्रिमंडल को उनकी आवश्यकता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से वापस मंत्रिमंडल में वापसी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसआई पेपर लीक के 3 और माफिया अब पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग ऑपरेशन चलाए। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार से जानिए कि किस तरह से यह ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ऑपरेशन राजवृक्ष सम्मी बिश्नोई के लिए हम लोगों ने चला रखा था ऑपरेशन राजवृक्ष, ऑपरेशन शिवबंगा, ओम प्रकाश ढाका के लिए ऑपरेशन शिवबंगा, ओम शिव जी को कहते हैं, और ढाका बंगाल की राजधानी है तो बंग। ऑपरेशन डीप ब्लू, सुनील के लिए ऑपरेशन डीप ब्लू था, नील सुनील डीप ब्लू। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकता, और एसआई पेपर लीक प्रकरण में कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने 3 अलग अलग ऑपरेशन करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन के 3 अलग अलग नाम दिए। इन ऑपरेशन में शामिल कोई पुलिसकर्मी घरेलू गैस सिलेंडर का डिलीवरी मैन बना तो कोई यूपी में बरसाने के मीरा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु। स्पेशल पुलिस टीम साइक्लोन ने करीब 3 महीने में 3 गोपनीय ऑपरेशन चलाए और तीनों आरोपियों को दबोच लिया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने इन पुलिस ऑपरेशन के विशेष नाम रखने की वजह भी बताई। बता दूं आपको, सम्मी बिश्नोई के लिए हम लोगों ने चला रखा था ऑपरेशन राजवृक्ष। राजवृक्ष सम्मी का मतलब खेजड़ी होता है, खेजड़ी राजस्थान का राजवृक्ष है, तो इस तरीके से उस पर ऑपरेशन राजवृक्ष चलाया गया था। सुनील के लिए ऑपरेशन डीप ब्लू था, नील सुनील डीप ब्लू, और ओम प्रकाश ढाका के लिए ऑपरेशन शिवबंगा, ओम शिव जी को कहते हैं, और ढाका बंगाल की राजधानी है तो बंग। ऑपरेशन राजवृक्ष महिला सरकारी टीचर छम्मी को पकड़ने के लिए किया गया। ये ऑपरेशन यूपी के मथुरा और बरसाने में चलाया गया। पेपर लीक प्रकरण में जब पुलिस जानकारी जुटा रही थी तो पुलिस को इंटेल मिला कि फरारी के दौरान छम्मी बिश्नोई कृष्ण की भक्त बन गई है। पुलिस हरकत में आई और एक टीम को श्रद्धालु बनाकर बरसाने और मथुरा के मंदिरों में भेज दिया। एक दूसरे ऑपरेशन का इसी का दूसरा दिखाता हूं मैं। ये राधे राधे करते हुए माला वाला पहने हुए ये पुलिस के लोग हैं जो वृंदावन की गलियों में राधे राधे करते घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर और गलियों गलियों में। मंदिर में श्रद्धालु बनकर पुलिस हर किसी पर नजर रख रही थी। इस बीच पुलिस को एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें छम्मी एक गो यात्रा में आरती करती नजर आई। श्रद्धालु बनकर बैठी पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और छम्मी की मकान मालकिन को साथ में लेते हुए आरती में शामिल हो गई। फिर क्या था, जैसे ही मौका मिला पुलिस ने छम्मी को गिरफ्तार कर लिया। छम्मी बिश्नोई पर पुलिस ने 70,000 रुपए का इनाम रखा था। तो ये 2 ऑपरेशन हैं, एक ऑपरेशन यूपी में चला है और एक ऑपरेशन हैदराबाद में चला है। बहुत संक्षिप्त में मैं दोनों ऑपरेशंस को अलग अलग तरीके से आपको बताता हूं। यूपी के ऑपरेशन में शम्मी बिश्नोई पकड़ी गई है। शम्मी बिश्नोई 70,000 का इनाम है इसके ऊपर पेपर लीक कांड में। ये एसओजी के अलावा बालोतरा में भी 2021 के इसी तरीके के घोटाले में वांछित रही है। शम्मी बिश्नोई की जब पारिवारिक पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने काम किया और उसकी वर्तमान गतिविधियों पर काम किया तो ये समझ में आया, ये जानने में आया हम लोगों के कि वो आजकल मीरा और राधा की भक्त हो रही है। अब बारी थी बाकी के 2 अपराधियों की, ओम प्रकाश ढाका और सुनील। दोनों के लिए पुलिस ने हैदराबाद में ऑपरेशन चलाए। ओम प्रकाश ढाका के लिए ऑपरेशन शिवबंगा चलाया गया और सुनील को पकड़ने के लिए ऑपरेशन डीप ब्लू नाम दिया गया। ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, वहीं सुनील 25,000 रुपए का इनामी था। आरोपियों की गिरफ्त के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में थी और फोन ट्रेस कर रही थी। एक दिन सुबह लगभग 3 बजे 17 डिजिट के नंबर से कॉल आई। ये नंबर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नंबर था। 20 मिनट बाद ही पुलिस ने नंबर की आईडी निकाल ली।
इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने गैस एजेंसी और पेट्रोलियम से संपर्क किया। इसके बाद आईडी और एड्रेस के आधार पर पुलिस अगले दिन हैदराबाद पहुंच गई, जहां ओम प्रकाश और सुनील छिपे हुए थे। 17 डिजिट का आपको ऊपर में एक नंबर दिख रहा होगा। ये सुबह 2:58 पे हमारे पास आया है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आईडी नंबर है 17 डिजिट का, और ये 3:19 पे उस आईडी का एड्रेस आया है कि वो आईडी किसके पास है, एग्जैक्ट एड्रेस। हैदराबाद में चले पुलिस के ऑपरेशन का ये एक छोटा सा वीडियो भी देखिए। पुलिस किसका मकान है? मकान मालिक मेरा है। पुलिस अंदर कौन सो रहे हैं? पुलिस क्या नाम है? आरोपी ओम प्रकाश ढाका। पुलिस सुनील कहां है? आरोपी पता नहीं। हैदराबाद में स्पेशल टीम के पुलिसकर्मी घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए डिलीवरी मैन बनकर गए। पुलिस को राजस्थान के रहने वाले कुछ लोगों पर शक था, इसलिए पुलिस हैदराबाद पुलिस के संपर्क में भी आ गई और तकनीक की मदद लेने लगी। लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि किसी भी टेक्निकल डिवाइस का प्रयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर की खपत के आधार पर 19 लोगों को चिन्हित किया और इस दौरान पता चला कि फैब्रिकेशन का काम करने वाले कारीगर के घर पर सिलेंडर की खपत ज्यादा हो रही है। इस बीच सिलेंडर की डिलीवरी आईडी पुलिस के हाथ लगी और पुलिस का ऑपरेशन सफल हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। दूसरे ऑपरेशन की बात बताएं जो हैदराबाद में हुआ, जिसमें ओम प्रकाश और सुनील पकड़े गए। तो ये काफ़ी दिनों से गायब थे। शुरू में इन्होंने जगह बदली और बाद में फिर इन्होंने अपना ठिकाना हैदराबाद को बनाया। गैंग के कुछ सदस्य या इनके कुछ सहानुभूति रखने वाले देश के बाहर हैं, विदेश में। उनको तकनीकी रूप से जब हम लोगों ने मॉनिटर किया तो हैदराबाद एक संदिग्ध डेस्टिनेशन के रूप में हमारे सामने आया। और राजस्थान में पेपर लीक कर हजारों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन शातिर माफिया तक भी आखिरकार पुलिस पहुंच ही गई और उन्हें यूपी हैदराबाद से पकड़कर जयपुर ले आई। अब ये आरोपी रिमांड के दौरान कई अहम राज उगलेंगे और फिर सलाखों के पीछे कैद होंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। झारखंड के रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आज ही हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन के आवास पर इसे लेकर बैठक हुआ और बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बैठक के दौरान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि आज ही हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है और मुख्यमंत्री पद के लिए वो शपथ लेंगे और आवास पर इसे लेकर बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि हेमंत सोरेन आज ही शपथ ग्रहण करेंगे। और